नमस्कार। आज के वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लेखक है कामतानाथ, वो बचपन में जब 8-10 वर्ष का था उस समय बदलू के पास जाता था अपने मामा के गांव। तो बदलू उसे रंग बिरंगे गोले बना कर देता था। तत्पश्चात लेखक 8-10 वर्षों बाद पुनः जाता है। इस बीच क्या होता है, उसके पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो जाता है, बहुत दूर। इस वजह से वो 8-10 सालों तक जा नहीं पाता है और जब तक वह युवा हो जाता है और युवा अवस्था में एक बार पुनः वह अपने मामा के गांव जाता है तो उस समय उसे क्या दिखाई देता है कि गांव में अधिकतर औरतें लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ पहनती है। और इसी बीच लेखक को भी क्या है, लाख की गोलियों में इतना रुचि नहीं होती है क्योंकि वह बड़ा हो जाता है। लेखक देखता है कि भाई उसके जो मामा की लड़की है अचानक आंगन में फिसल कर गिर जाती है, उसके हाथ में पहनी हुई कांच की चूड़ियाँ जो कि उसके गले में घुस जाती है। तो लेखक ही उसकी मरहम पट्टी करता है और अचानक उसी समय बदलू की भी याद आती है जब उसे चूड़ियों का भान होता है। तो लेखक शाम के समय बदलू से मिलने के लिए जाता है और बदलू से जाकर के संबोधन स्वर में कहता है, नमस्ते बदलू काका। कुछ समय के लिए बदलू उसे पहचान नहीं पाता है क्योंकि लेखक बहुत बड़ा हो जाता है। तो वह उठकर खाट पर बैठ जाता है और लेखक को भी बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। तब लेखक अपना परिचय देता है कि मैं जनार्दन हूँ। तत्पश्चात बदलू को याद आता है कि भाई हाँ, ये वही लड़का है जो मुझसे बचपन में मिलने आया करता था। फिर लेकर उसे ये भी बताता है कि भाई मैं जब छोटा था आप मुझे लाख की गोले बनाकर देते थे। तो इस प्रकार बदलू अपने स्मृति पटल पर जो पुरानी यादें हैं अतीत की बीती हुई, वो एक एक करके लेकर आता है और लेखक को पहचान जाता है। फिर उसकी लेखक की बहुत अच्छी आव भगत करता है, उसे बैठने के लिए कहता है और अपनी बेटी से आम वगैरह लाने के लिए कहता है। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपना स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए। कहा, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही फट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कौन कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अस्वस्थता और अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फर्स्ट खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? बहुत देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो जब लेखक 8-10 वर्षों के बाद में वापस बदलू के पास जाता है तो बदलू उसे पहचान नहीं पाता है और लेखक बताता है कि बदलू अपनी अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, स्मृति यानी याददाश्त, यानी अपनी याददाश्त में जो बीती हुई बातें हैं उनको एक एक करके उतारता है याददाश्त के पर्दे पर। तो बदलू को याद आता है कि भाई हाँ, ये जाना पहचाना है
और लेखक उसे बताता भी है कि भाई मैं आपसे लाठी गोले ले जाया करता था। तब बदलू को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भाई हाँ, ये वही छोटा पुराना बालक है जो मेरे पास आया करता था लाठी गोले लेने के लिए। थोड़ी देर शांति रहती है और फिर लेखक इधर उधर देखता है तो लेखक को बदलू का आगे में ना तो मचिया दिखाई देती है और ना ही भट्टी दिखाई देती है। मचिया जिस पर बदलू बैठ करके काम करता था चूड़ियाँ बनाने का, और भट्टी जिसमें बदलू लाख पिघलाया करता था। तब लेखक को थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछ बैठता है कि आजकल काम नहीं करते क्या? तब बदलू कहता है नहीं लल्ला, काम तो कई साल हो गए बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? इसका कारण बदलू ने बताया है कि भाई आजकल हर जगह गांव-गांव में कांच का प्रसार हो रहा है और मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियाँ इतनी सुंदर बनती है कि लाख की चूड़ियों की कोई पूछ करता ही नहीं है, यानी लाख की चूड़ियाँ कोई खरीदना पसंद करता ही नहीं है। इसलिए जो कांच की चूड़ियाँ है वह अधिकतर पहनी जाती है औरतों के हाथों में। तो यहाँ पर एक शब्द आया था, इधर आना नहीं हो सका था। लेखक कहता है कि भाई मेरा पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, इस वजह से मेरा गांव में आना नहीं हुआ। तो यहाँ पर इधर आना, आना क्या है? क्रिया है। और इधर, इधर क्या है? एक स्थान सूचक शब्द है जो कि स्थान का बोध कराता है। तो जब क्रिया से पहले कोई स्थान सूचक शब्द आता है तो वह क्रिया विशेषण का काम करता है, यानी क्रिया के संपन्न होने का बोध कराता है कि क्रिया किस स्थान पर हुई। आने की क्रिया इधर, यहाँ पर क्रिया आना है और इधर क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। फिर अगला एक शब्द आया है गांव-गांव। गांव-गांव का अर्थ होता है प्रत्येक गांव। यहाँ पर एक समास है, समास का नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जो कहने का मतलब है उसमें अव्यय शब्द होते हैं। पहला शब्द अव्यय होता है, कभी कभी दूसरा रूप भी होता है। तो इस प्रकार एक ही शब्द दो बार आता है। और जैसे यहाँ पर एक शब्द दो बार आया गांव-गांव, यानी प्रत्येक गांव। फिर आगे लेखक बताता है कि भाई कांच का प्रसार तो हो गया, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। बदलू से कहता है कि भाई कांच तो बहुत ही खतरनाक होता है जो कि जल्दी टूट जाता है और फिर नाजुक भी तो होता है लल्ला। यह कहते कहते मतलब बदलू को खांसी भी आ जाती है और इसी बीच वह काफ़ी देर तक खांसता रहता है। तब लेखक को लगता है कि बदलू को कोई दमा की बीमारी है। तो बदलू को पता चल जाता है और बदलू अचानक कह देता है कि मुझे कोई दमा नहीं है, मुझे तो फसली खांसी है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उसके बाद में बदलू काफ़ी देर तक चुप रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। तब लेखक को पता चल जाता है कि बदलू को भी इस बात से दुख है कि भी मशीनी युग आने से उसका धंधा भी बंद हो गया है और उसके जैसे कई और भाई है उनके भी काम धंधे बंद हो गए हैं। तो इस वजह से बदलू के मन में जो व्यथा होती है, दुख होता है, वो लेखक से छुपा नहीं रहता है। फिर लेखक क्या है, बात का विषय बदलने के लिए बदलू को उसके पारिवारिक जीवन के बारे में पूछने लग जाता है कि भी आपके घर में जो गाय है वो कैसी है और आम की फसल कैसी है, इसके बारे में पूछताछ करने लग जाता है ताकि बदलू का थोड़ा मन परिवर्तित हो। और जब ये पूछता है तो बदलू भी जवाब देता है खुश होकर के, लहक करके कि भाई बहुत अच्छी है, फसल बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रचार। प्रचार में देखिए मूल शब्द है चार और इससे पहले जो जुड़ा है वो प्रउपसर्ग है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है सुंदरता। सुंदरता में मूल शब्द है सुंदर और ता क्या है? प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो वे उपसर्ग कहलाएंगे और जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है। फिर लेखक बदलू के पास काफ़ी देर तक बैठता है। इसी बीच बदलू लेखक से कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें आम खिलाना भूल गया, क्योंकि लेखक बदलू से आम की फसल के बारे में भी पूछता है। तो बदलू अपनी बेटी रज्जो से कहता है कि भाई जरा आम तो लेकर आओ। तो लेखक कहता है कि भाई आम तो इस साल बहुत
खाए मैंने, तो यहाँ पर बहुत खाए। इस वाक्य में जो खाए क्या है? क्रिया है, खाना। खाना एक क्रिया है और खाने की जो मात्रा है, परिमाप है, वो बताने वाला शब्द है बहुत। आम तो खाए, लेकिन कितने खाए? बहुत खाए। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। फिर देखो आगे बदलू क्या कहता है, वाह वाह बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मतलब बदलू लेखक से कहता है कि भाई मैं तुम्हें बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा, क्योंकि लेखक बहुत सालों बाद में आया था बदलू से मिलने के लिए, इसलिए वह उसे बिना आम खिलाए भेजना नहीं चाहता था। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए वह मलाई बचाकर रखता था। एक शब्द आया यहाँ पर, मलाई बचाकर रखता था। मलाई बचाकर रखता था। तो यहाँ पर जो ये क्रिया है रखना, ये भी एक क्रिया है, और इसमें है बचाकर, ये बचाना भी एक क्रिया है। बदलू लेखक के लिए क्या बचाकर रखता था? मलाई। तो रखने की क्रिया और बचाने की क्रिया, इन दोनों में क्या अंतर है कि ये क्रिया पहले हुई है और ये क्रिया बाद में हुई है। रखना यानी मलाई बचाकर रखना, तो रखना क्रिया क्या है? बाद में हुई है, और यहाँ पर जो बचाने की क्रिया है वो पहले हुई है। तो जो पहले होने वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती है और उसमें से जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया पूर्व का अर्थ होता है पहले, तो यहाँ पर बचाकर पूर्वकालिक क्रिया। वैसे किसी भी क्रिया में कर प्रत्यय जोड़ते ही वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है? लल्ला 2 साल हुए बेच दिए। खाना कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। जब लेखक गाय के बारे में पूछता है तो बदलू कहता है कि गाय तो मैंने बेच दी है, क्योंकि उसको खिलाने के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में था नहीं, इसलिए गाय मैंने बेच दी है। इतने में बदलू की बेटी लेखक के लिए एक डलिया में यानी एक टोकरी में आम भरकर ले आती है। यह तो बहुत है काका, इतने का खा पाऊंगा मैंने कहा। वाह वाह बस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। अब देखो, जब बदलू लेखक के लिए आम मंगवाता है तो उसकी पुत्री डलिया भर करके एक टोकरी भर के लेके आती है। उसको देख करके लेखक को चिंता हो जाती है कि अरे मैं इतने आम थोड़ी खा पाऊंगा। तो बदलू कहता है कि अरे वाह वाह, मैं जब तुम्हारे अवस्था का था, यानी लेखक भी जवान हो गया था, तो बदलू कहता है कि भाई मैं जब तुम्हारी अवस्था का जवान अवस्था में था तो उस समय बहुत सारे आम मैं खा जाता था। फिर वो बदलू कहता है कि भाई तुम तो शहरी हो, यानी गांव में और शहर के लोगों में बहुत अंतर होता है। शहरी लोगों की दिनचर्या अलग होती है और ग्रामीण लोगों की दिनचर्या अलग होती है। गांव वाले बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जबकि शहर वाले लोग हल्के फुल्के काम करते हैं, तो उनको इतना भारी और अधिक खाना पचता नहीं। तो उस हिसाब से बदलू कहता है कि भाई अब तुम शहर के हो गए हो, इसलिए तुम्हें इतनी चीज़ें शरीर में पचती नहीं है, इसलिए तुम खाने से इनकार कर दो। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक भी इस बात का समर्थन करता है कि भाई आप गांव के हो और मैं शहर का हूँ, तो हमारा बीच में अंतर है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। अंजुली का अर्थ होता है 2 हाथों में जितने आम समा जाते हैं उतने, मतलब बदलू की बेटी ने लेखक के सामने आम बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक पड़ी। गोरी गोरी कलाइयों में लाल की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना का अर्थ होता है
जचना। अपना का क्या अर्थ होता है? जचना। या अच्छे लगना। तो जब रज्जो जो बदलू की बेटी है वह दोनों हाथों से उसे आम दे रही होती तो उस लेखक की जो निगाह है, नजर है, वो रज्जो की कलाई पर जाती है जिसमें लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी जच रही थी। बदलू ने मेरी तरफ दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब देखो, जब लेखक रज्जो की लाख की चूड़ियां देखता है उसकी पहनी हुई हाथों में, तब बदलू को पता चल जाता है कि भाई उसकी नज़र लाख की चूड़ियों पर है। तो बदलू मतलब लेखक से कहता है कि भाई ये जो रज्जो के पहना हुआ है, यही मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था और ये जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था, जो मतलब उसके दाम कम दे रहे थे, तो मैंने उनको देने से इनकार कर दिया और कह दिया कि आप शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। अब देखो लेखक क्या कह रहा है कि भाई मैंने आम वगैरह खा लिए और फिर थोड़ी देर बाद में मैं वहाँ से चला गया। मन ही मन लेखक बदलू की सराहना कर रहा था और उसे खुशी भी हो रही थी। खुशी क्यों हो रही थी? क्योंकि मशीनी युग के आने से जो बदलू का कारोबार था, काम धंधा था, वो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी बदलू ने अपने जीवन से हार नहीं मानी थी।